हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपके लिए कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो ये रेलवे ग्रुप डी आधारित साइंस पर पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें रेलवे ग्रुप डी के बेसिस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को हम आपके सामने लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनको भी अच्छा लाभ मिलेगा। बात करते हैं हम लोग टेस्ट योर सेल्फ सेट 1 के। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, ये पूर्ण रूप से एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन है जिसको हम आपके सामने लाए हैं। यदि आप साइंस की तैयारी करते हैं और साइंस का बेसिक आपका ठीक ठाक नहीं है तो उसमें जो आजकल कंपटीशन एग्ज़ाम में जीएस को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है, तो जनरल साइंस की तैयारी आपको इस माध्यम से आप अच्छी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करने वाले हैं आज के सेट में, तो साइंस के ये बेसिक आधार पर क्वेश्चन है, मतलब एकदम बेसिस आपका बहुत ही मजबूत होने वाला है। तो कंपटीशन में थोड़ा सा जान भी आएगा, आपके तैयारी में आपको अच्छा मदद मिलेगा। तो आइए हम लोग इसमें एक टेस्ट सीरीज है जिसमें कुल क्वेश्चन 10 होंगे, जिसमें आपको हम डिटेल के माध्यम से बताने वाले हैं। तो इसमें शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन से पौधे से प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन सबसे पहले आप समझ लें कि पौधे से प्राप्त खाद्य पदार्थ यानी खाद्यान्न, वैसा चीज़ जिसको हम खाते हों वो खाद्य पदार्थ हो गए। तो कौन सा खाद्य पदार्थ इसमें से चारों में से है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से आपको चूज़ करना है कि कौन से खाद्य पदार्थ आपको खा सकते हैं जो पौधे से मिलता है। ऑप्शन अगर 1 की बात करें तो इसमें ऑप्शन 1 है नमक, दाल, मांस, मक्का। ऑप्शन बी की बात करें गेहूँ, दाल, चावल, मक्का। दूध, ऑप्शन सी है दूध, मछली, केला, तेल। और वहीं ऑप्शन डी है जड़, सब्जी, दही एवं अंडा। तो इसमें से खाद्य पदार्थ पौधे से ही बात करते हैं, तो यहाँ अगर ऑप्शन ए की बात करें तो नमक, दाल, मांस, मक्का। तो दाल और मक्का तो पौधे से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन ऑप्शन ए में नमक जो है समुद्र से प्राप्त होता है और मांस किसी भी जीव के शरीर से निकाला जाता है। वहीं ऑप्शन बी में देख रहे हैं तो गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, ये चारों ही प्लांट से निकलते हैं, पौधे से प्राप्त होते हैं। और वहीं ऑप्शन सी की बात करें तो दूध, मछली, केला, तेल। इसमें दूध व मछली, दूध किसी भी जंतु के उत्पाद हैं और मछली कोई जीव है। वहीं जड़, सब्जी, दही, अंडा। ऑप्शन डी में भी जड़ व सब्जी तो हम लोग खाते हैं, पौधे से प्राप्त होता है, लेकिन दही किसी भी जंतु के दूध से बनाए जाते हैं और अंडा किसी भी पक्षी के या किसी सरीसृप के अंडे होते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी सबसे ज़्यादा सही दिखाई दे रहा है। तो आइए हम लोग इसको टिक करें, ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ, दाल, चावल, मक्का। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये आपको अब क्या है कि मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद कर इसे भंडारित करती हैं। तो सबसे पहले आप मधुमक्खी के बारे में जानें कि क्या इसका नेचर होता है, क्या मधुमक्खी है। तो मधुमक्खी को हम लोग हनी बी के नाम से जानते हैं। ये मधुमक्खियाँ अपने हाइव में, छत्तों में मकरंद जमा करती हैं, बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्यों जमा करती हैं। तो मधुमक्खियों में हम बात करें, मधुमक्खियों में कुछ मधुमक्खियाँ कार्यकर्ता होती हैं, वॉलंटियर होती हैं, वो नर और मादे के रूप में रहती हैं, वो मकरंद इकट्ठा करती हैं। और वहीं इसमें जो हम लोगों ने कहानियों में रानी मक्खी के बारे में सुना था, तो मधुमक्खियाँ रानी के रूप में पाई जाती हैं। वो हाइव में, छत्ते में ही रहती हैं और अंडे देने का काम केवल वो करती है। और बाकी जो कार्यकर्ता मधुमक्खियाँ होती हैं वे फूलों से मकरंद जमा करती हैं। फूलों का मकरंद के मतलब आपका रस, पॉलन ग्रेन्स वगैरह जमा करती हैं। तो उसमें क्या ऑप्शन दिया है सो आप यहाँ पर देखें। इसमें कह रहा है कि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन बी कहता है मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन सी कहता है कि इनमें आलस की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि इनमें से तीनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी आपको सभी सही हैं। तो देखिए, अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे अधिक मतलब जानदार ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है। उसके बाद आपको हम इसमें डिटेल करते हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय ही उपलब्ध होता है, ये बिल्कुल सही है। फूल और मकरंद जब हमारा ड्राई सीजन आता है, जैसे कई क्षेत्रों में नवंबर महीने हो या जून हो या मई हो, उस समय फूल कम खिलते हैं। तो वे लोग मधुमक्खियाँ क्या करती हैं कि अपने अंडे को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें हनी की यानी रस की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए वे जमा करके कुछ ही समय तक
उपलब्ध होने के कारण वे जमा करती हैं, ताकि उनका साल भर तक जब ड्राई सीजन भी आए, फूल कम भी खिले, तो उनका काम हो जाए। ऑप्शन बी कहता है कि मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति है। बिल्कुल नहीं, मधुमक्खियाँ अपने खाने के लिए शहद नहीं जमा करती हैं, उनके अंडों को बचाने के लिए, यानी अंडे को पोषण के लिए वे ज़रूरत होती है, क्योंकि अंडे में काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो उनका अंडा मतलब उनको पोषण मिलता है। ऑप्शन सी कहता है कि इनमें आलस की प्रवृत्ति होती है और इसीलिए वे जमा करती हैं। नहीं, मधुमक्खियाँ एक बहुत ही मेहनत जीवी जीव कहलाती हैं, बहुत ही मेहनती होती हैं। वो एक अपने हाइव या छत्ते से काफ़ी किलोमीटर दूर दूर तक वो जाकर के शहद इकट्ठा करती हैं, तो आलस प्रवृत्ति उनकी नहीं होती है। और ऑप्शन डी चूँकि सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए सही है। तो आइए इसमें अब हम टिक करते हैं, लॉक करते हैं क्वेश्चन को। आपको ए, फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय उपलब्ध होता है। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन 3 की बात हम करें तो इसमें कथनों पर विचार किया गया। कथन निष्कर्षण क्वेश्चन, ये आपको कथन निष्कर्षण थोड़ा सा क्वेश्चन को दिक्कत पहुंचाता है, तो इस पर आप विशेष विचार करके धैर्य से इसमें मारना होता है, नहीं तो थोड़ा सा अंतर होने पर आपका क्वेश्चन गलत जा सकता है। आइए तो क्वेश्चन तीसरा की हम बात करते हैं कि इसमें कह रहा है कि उपर्युक्त तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हैं। कौन संश्लिष्ट तंतु कौन होता है? तो संश्लिष्ट तंतु की बात करें तो इसमें संश्लिष्ट तंतु वे होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, जिनका मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। वे तंतु संश्लिष्ट तंतु होते हैं, जिन्हें हम आम बोलचाल में मानव निर्मित या मैनमेड कहते हैं। तो इसमें फ्लैक्स, पॉलिएस्टर, तीसरा में है नायलॉन, चौथा में एक्रिलिक, पाँचवें में ऑप्शन में रेशम है। तो फ्लैक्स की बात करते हैं तो फ्लैक्स किसी भी प्रकार का तंतु या फाइबर हमारा नहीं है। वहीं पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, जिसमें से नायलॉन सबसे पहला बनाया गया तंतु था। ये न्यूयॉर्क, अमेरिका और लंदन के वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित किया गया, तो इसीलिए इसका नाम नायलॉन रखा गया। और एक्रिलिक, तो पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक एक मानव निर्मित तंतु हैं। वहीं ऑप्शन 5 में जो रेशम है वो शहतूत के पत्तियों पर पाए जाने वाले रेशम के कीड़े से निकाले जाते हैं। तो हमारा बिल्कुल 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इसको सही कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी में जो है हमारा 2, 3 और 4 क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आइए आप क्वेश्चन 5 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इसमें पृथक्करण संबंधी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पृथक्करण क्या है। तो पृथक्करण ऐसी विधि है जिसमें हम मिश्रणों को दूसरे मिश्रणों के साथ अलग करते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक चीज़ जिसमें मिल जाते हैं वह मिश्रण होते हैं। तो मिश्रणों को पृथक करने की विधि को हम लोग पृथक्करण के बारे में जानते हैं। तो पृथक्करण की कई विधियां हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन किया है, तो उसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे। तो क्या कहता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4, पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए हम देखते हैं, किसी मिश्रण के कणों के आमाप में अंदर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक किया जाता है। सी कहता है, द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। और डी कहता है कि बाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में खुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। तो 4 ऑप्शन में, चारों में देखिए कौन सा कथन सही है और कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए के हम डिटेल की ओर चलते हैं। किसी मिश्रण के कणों के आमाप में अंदर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। बिल्कुल नहीं, जो हमारे द्रव होते हैं या ठोस होते हैं या किसी गैस का मिश्रण है, वो आमाप में अंदर का उपयोग, मतलब पृथक्करण निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा ही नहीं होता है। मतलब 11 से 12 प्रकार के पृथक्करण विधि को हम लोगों को पढ़ना है, तो उसमें केवल निस्यंदन बता रहा है, जो कि आपको ये गलत है। बी कहता है रेत और जल, यहाँ पर वस्तुओं के पदार्थ के बारे में बताया गया कि कौन सा मिश्रण है। तो रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और उन्हें अवसादन द्वारा उड़ेल कर अलग किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। रेत और जल की बात करते हैं तो रेत ठोस है और जल द्रव है, तो रेत जल की अपेक्षा भारी है, तो यह तली या पेंदी में बैठ जाएगा। तो अब हम उसको अवसादन विधि, यानी जल को धीरे धीरे हम बाहर की ओर गिरा करके उसको बालू को हम अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पर। और ये सी की बात अगर करें
तो इसमें द्रव तथा उसमें अभिलेय पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, नहीं। ये आपको अवसादन विधि भी द्वारा अलग हो सकता है, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। और डी की बात करें तो वाष्पन की विधि द्वारा प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है, बिल्कुल गलत बात है। वाष्पन विधि के द्वारा ठोसों को केवल आयोडीन, आपको गंधक, इन सब को अलग किया जा सकता है, बाकी को नहीं किया जा सकता है, कपूर, नौसादर वगैरह को। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ सबसे सटीक रहा, तो आप इसको नोट करें। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, 5 की ओर। क्वेश्चन 5 हमारा कहता है पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं। तो पत्तियों के बारे में विशेष जानकारी आपको हम बताते हैं कि पौधे के 2 अंग, जिनमें पत्ती और पुष्प सबसे प्रमुख अंग हैं। ये पौधे के 2 अंग हैं जो आपको पत्तियां भोजन बनाने में और पुष्प जनन क्रिया करने में सहयोग करते हैं। तो पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियां भोजन क्रिया बनाने की क्रिया के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उनके रंध्र में CO2 प्रवेश करता है और उसमें क्लोरोफिल भी पाई जाती है, जिससे ये भोजन बनाते हैं। तो इसमें पत्तियों की सतह के छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, जिससे CO2 एंट्री कराते हैं और O2 को छोड़ते हैं, तो ये रंध्र कहलाते हैं। यानी ऑप्शन सबसे सटीक हमारा हुआ ऑप्शन नंबर बी, रंध्र, जिन्हें हम अंग्रेजी में स्टोमाटा भी कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी सही हो गया, रंध्र। अब आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 कहता है कि पत्तियों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है। पत्तियों में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। ऑप्शन बी कहता है कि हमारा पत्ती में पर्ण, वृत्त और फलक होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी क्या कहता है, ऑप्शन सी हमारा हो गया कि पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती हैं। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में करती हैं। तो जब हम अगर क्वेश्चन की ओर गौर करते हैं तो इसमें कह रहा है कि पत्तियों के संदर्भ में, तो भोजन बनाना केवल पत्तियों के सहयोग से नहीं होगा, और पत्तियों में केवल सिरा विन्यास ही नहीं पाया जाता है, इसमें जालिका रूपी अथवा समांतर, तो ये पत्तियों में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। तो जालिका रूपी अथवा समांतर, तो ये ऑप्शन ए आपका सही नहीं है। इसमें जालिका रूपी अथवा समांतर नहीं, आपको सिरा विन्यास होता है। और ऑप्शन नंबर बी में बात करते हैं तो ये आपको बिल्कुल सही है कि पत्ती में पर्ण, वृत्त और फलक होते हैं। तो पत्तियों में पर्ण, वृत्त और फलक पाए जाते हैं, जो ऊपरी और निचली सतह कहलाते हैं। और ऑप्शन सी की बात करते हैं तो पत्तियां के बारे में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो पत्तियों के संरचना से संबंधित नहीं है, ये तो पत्तियों के भोजन बनाने की विधि अर्थात प्रकाश संश्लेषण की विधि से है। और ऑप्शन डी कहता है कि पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती हैं। ऐसा नहीं है, वे जड़ों से जल को ग्रहण करती हैं, उनको वायुमंडल के जल का कोई काम नहीं है, वो तो और जलवाष्प के द्वारा निकालती हैं जलों को। तो हमारा ऑप्शन यहाँ सबसे सटीक होता है बी, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सबसे सही है। अब आगे हम क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7 कहता है केंचुए की शरीर रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है उसको हम लोग टिक करते हैं। आइए चारों क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी पढ़ते हैं। केंचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां छिन्न एवं असंख्य होती है। तो केंचुए का मेरुदंड, सबसे पहले अगर बात करते हैं कि केंचुए के शरीर में मेरुदंड होता है या नहीं, ऑप्शन बी कहता है केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है। शरीर क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन कहता है कि शरीर की अर्ध सतह पर शूक बाल जैसी आकृति केंचुए को भूमि पर पकड़ने में सहायता करती है। डी कहता है केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं कि केंचुए, ये क्वेश्चन का सही कथन नहीं है, ध्यान देने वाला बात है कि कथन सही नहीं है और सही है, तो यहाँ पर कथन सही नहीं है। तो केंचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है, बिल्कुल क्वेश्चन ऑप्शन ए गलत है।
क्योंकि केचुए में किसी प्रकार का हड्डी नहीं पाया जाता, अर्थात मेरुदंड नहीं होता है, तो लंबा या पतला होने से कोई मतलब नहीं है। शरीर की पेशियां छीने एवं सकें, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ गलत है कि ये आपको गलत है। केचुए का ऑप्शन नंबर ए ही सही हुआ। बाकी बी की डिटेल की बात करते हैं, तो केचुए में गति शरीर की पेशियों की बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। उनके शरीर में आपको रिंग या बलय के जैसी आकृति पाई जाती है, जिसके सहायता से वो जमीन पर रेंगते हैं। शरीर की सतह अर्ध सतह पर सूक यानी सबसे आगले हिस्से में इनका नुकीले सूक पाए जाते हैं, जो भूमि में ये गड़ा करके आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। और केचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही सवाल है कि केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, ये भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ गलत साबित होता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये क्वेश्चन इन्वायरमेंटल साइंस से है, पारिस्थितिक तंत्र से है कि पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले इनमें से कौन सा अजैव घटक है। अजैव घटक है, यानी अजैव घटक कौन होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में दो प्रकार के घटक हैं, जैव अजैव। तो अजैव घटक का मतलब होता है जिसमें जीव अंश की मात्रा नहीं हो, और जैव घटक का मतलब होता है जिनमें जीव अंश की मात्रा कुछ न कुछ पाई जाती हो। तो इसमें अजैव घटक कौन है। चट्टान एवं मिट्टी, वायु एवं जल, और सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा, पेड़ पौधे एवं जंतु। तो चट्टान एवं मिट्टी में अगर मिट्टी की बात करते हैं तो इसमें मिट्टी में हो न हो कुछ न कुछ प्रकार के कवक सूक्ष्म जीव रहते ही रहते हैं। वायु एवं जल की बात करते हैं तो वायु में भी कई प्रकार के जैव घटक पाए जाते हैं, जैसे रोगाणु या किसी प्रकार के कीटाणु। पानी में भी कुछ जलीय जीव अमीबा वगैरह पाए जाते हैं, यहाँ भी जीव है। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा। सूर्य का प्रकाश और गर्मी में किसी भी प्रकार के जीवों की संभव नहीं है रह पाना, इसलिए सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा यहाँ सबसे सटीक ऑप्शन है हमारा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी सही हुआ। आप इसको लॉक करें, आप इसको नोट कर रहे हो तो इसको लिखें। और ऑप्शन डी कहता है पेड़ पौधे एवं जंतु। चूँकि पेड़ पौधे एवं जंतु खुद जैव घटक हैं, तो इनमें अजैव घटक की मात्रा नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, अगर आप इसको नोट कर रहे हो तो नोट भी करते जाएं, आपको नोट बनाने में सहायता होगी। 9 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कहता है कि किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। इसमें सबसे पहले ऑप्शन चूज करने की बात की गई है, उसमें एक से अधिक आपको सही हो सकते हैं। तो हमारा कहता है पहला ऑप्शन हम आपको पढ़ के बताते हैं कि अगर आप भी इसको कर रहे हैं तो आप खुद से भी चयन कर सकते हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु एवं पौधे उसके जैव घटक हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं, और सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में किसी में भी सम्मिलित नहीं है। तो अगर हम चारों ऑप्शन पर ध्यान दें तो ऑप्शन ए कहता है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, ऑप्शन सी कहता है केवल 3, और ऑप्शन डी कहता है 1, 2 और 3 तीनों। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अभी हमने देखा कि आवास में पाए जाने वाले कोई भी जीव जहाँ जिस परिवेश में रहता है, जैसे कोई जीव जंगली जानवर है जंगल में रहेगा, जलीय जीव जल में रहेगा, मनुष्य आपको आवासीय इमारतों में रहते हैं, और कि जो भी जीव जहाँ रहते हैं वो आवास कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। कुछ जानवर आपको घास मैदानों में पाए जाते हैं तो उनका आवास कहलाता है। कुछ प्राकृतिक आवास में रहते हैं। आवासों में विभिन्न घटक होते हैं, जैसे अगर कोई शाकाहारी प्राणी है वो घास खाता है तो उसके आगे पीछे मांसाहारी प्राणी रहते हैं जो उनका शिकार करके खाते हैं आहार श्रृंखला के आधार पर। अब इन्हीं घटकों में तो आवास में घटक रहते हैं, तो जैव पौधे और जंतु जैव घटक हैं। ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी 2 नंबर रोमन हम देखते हैं, तो इसमें कहता है चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल अनेक निर्जीव वस्तु हैं। तो बिल्कुल चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल ये निर्जीव वस्तुएं हैं। तो जब निर्जीव हैं यानी उसमें जीव अंश नहीं है तो अजैव घटक हो गए। तो ऑप्शन 1 और 2 हमारा सही है। और ऑप्शन 3 कहता है कि सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में किसी में सम्मिलित नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सूर्य का प्रकाश और उष्मा अगर नहीं मिलेगा तो धरती पर किसी भी प्रकार के जीवों के अस्तित्व का संभावना ही नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे और जंतु उस पर निर्भर रहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ सही है कि 1 और 2 बिल्कुल सही है, और वहीं 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा कथन और कारण जो ये है ऑप्शन 1 और 2 हमारा
सही है तो ऑप्शन ए को आप टिक कर लें। अगर लिख रहे हैं तो आप नोट करें, तो ऑप्शन ए पर आप सही करें। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज के सेट का ये 10 क्वेश्चन है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्न में विचार कीजिए, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, उपयुक्त में से कौन से सजीवों, जंतु और पौधों दोनों के लक्षणों में सम्मिलित हैं। तो अगर बात करते हैं तो ऑप्शन कह रहा है 1 और 2, बी कहता है 1 और 3, सी कहता है 2 और 3, और डी कहता है 1, 2 और 3। तो अगर हम ऑप्शनों पर विचार करें तो सबसे पहले उत्सर्जन है क्या। एक्सक्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव तथा पादप अपने शरीर से अवांछनीय पदार्थ को निकालते हैं। अगर मनुष्य की बात करें या जंतुओं की बात करें तो उनमें यूरिन, मूत्र, आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा पसीना उनके उत्सर्जी पदार्थ हैं, जो वो किडनी और आपको फेफड़े के द्वारा, पसीने त्वचा के द्वारा निकालते हैं। वहीं पेड़ पौधों में बात करते हैं तो उनमें आपको उनके छालों से रस के रूप में निकलते हैं, जैसे रबर है, आपको कनेर, इन सब से उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं। उसके बाद चीड़ पौधे से भी निकलते हैं। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, तो किसी भी जीव के शरीर में उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया बिल्कुल होती है। उसके लिए जीव जंतुओं में तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में आपको हार्मोन पाए जाते हैं, उसके द्वारा उनके शरीर में उद्दीपन होती है। जैसे अब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की, जैसे गर्मी ठंडा के आपको प्रतिक्रिया करवाने के लिए तंत्रिका तंत्र मौजूद है। वहीं पौधों में छुई मुई वगैरह में हार्मोन के द्वारा आपको तुरंत नियंत्रित होते, उनके पत्ते सिकुड़ जाते हैं। प्रजनन संबंधी भी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन मेरे विचार से सही है, तो विचार कीजिए आप भी। तो इसमें मेरे अनुसार ऑप्शन 1, 2 और 3 बिल्कुल यहाँ सही है। तो आप अगर इसको नोट कर रहे हैं तो ऑप्शन डी को आप लॉक करें। ऑप्शन डी हमारा सही हुआ। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट भी करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।